लेकिन सर क्या लग रहा है कि पक्ष किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, हमारे पक्ष में आएगी। नहीं, इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं ना। कोई भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम समाज की ही ज़मीन है और मुस्लिम समाज के अलावा इस पर किसी की कोई दखलंदाजी होने का सवाल ही नहीं उठता, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। सरकार की दखलंदाजी जो कानून बने हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होती है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कोई धांधली ना हो, और जो वक्फ के अधिकारी हैं, वक्फ जो एक्चुअली मुतवल्ली होता है, उसको इनडायरेक्टली ये ताकत हो कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में वक्फ बोर्ड के लोग जाके कोई भी डॉक्यूमेंट हासिल कर सकें, किसी भी डिपार्टमेंट को, डीएम को और डिपार्टमेंट वालों को कोई डायरेक्शन दे सकें कि भाई ये काम तुम करके हमें दो। इस बात के लिए सिर्फ ये कानून बनता है, बाकी कोई दखलंदाजी वक्फ कैसे चलेगा, वक्फ का काम कौन होगा, मेंबर कौन होंगे, इसमें सरकार की दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए। तो वो बिल, वो कानून हम लोग बना रहे हैं और उस कानून के लिए बाकी कमज़ोर तबकों के साथ मिलकर आंदोलन होगा। वो कानून जब पास होगा वही वक्फ को निजात दिलाएगा। बाकी सब तो लूटने वाले भी तो हमारे सभी लोग हैं, हमारी बड़ी बड़ी तंजीमों के लोग सब। अगर मैं ये प्रपोज़ल दे रहा हूँ तो सब लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि वक्फ की ज़मीन चोरी करने वालों की सज़ा जो है 2 साल नहीं होनी चाहिए जो आज के कानून में है, उसकी उम्र कैद होनी चाहिए, क्योंकि ये काम करने वालों की इंडियन पिनल कोड में और बीएनएस में, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा का जो कानून अभी नया आया है, उसमें तो उम्र कैद की सज़ा है। वक्फ की ज़मीन चुराने में सिर्फ 2 साल की सज़ा। तो अब मैं जब उम्र कैद की सज़ा बोल रहा हूँ तो सारे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमएलए सबके पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हम तो सब के सब वक्फ बोर्डों में मेंबर रहे हैं, हम ही चले जाएंगे उम्र कैद में। तो क्या लग रहा है सर? तो इसीलिए ये कानून जनता लाएगी, मुस्लिम आवाम लाएगी, आवाम को ही ये कानून पास कराना पड़ेगा और उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी गलत फहमी में ना रहें, पीसफुल प्रोटेस्ट करके सरकारों को ये बाध्य करना पड़ेगा कि आपको ये कानून पास करना है। तो सर आप जैसे कह रहे हैं कि जो बेईमानी करे उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, तो क्या लग रहा है वो मुस्लिमों के सफ में ही लोग बैठे हुए गद्दार क्या, कि जो तैयार नहीं हो रहे? तो सबसे बड़ा गद्दार का शब्द भी कहाँ से आता है? अपने में से ही तो कोई गद्दारी कर सकता है। जो खुला दुश्मन है वो गद्दारी नहीं करता ना, वो तो दुश्मनी करता है। गद्दार तो अपने में से ही होता है। तो वक्फ का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो अपनों ने ही तो किया है। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, एमएलएज मेंबर होते हैं, जो वकील जो बार काउंसिल के मेंबर जीत के जाते हैं वो होते हैं, मुतवल्ली हैं वो जीत के जाते हैं वो बनते हैं मेंबर। कौन बनता है? मुसलमान ही तो बनते हैं। और वक्फ की 1 इंच भी प्रॉपर्टी कोई भी जाएगी तो वक्फ बोर्ड में रेजोल्यूशन तो पास होता ही है ना। तो ये किसने चुराई हैं प्रॉपर्टीज़, किसने नज़रअंदाज की हैं जो गवर्नमेंट ने कब्जे किए प्रॉपर्टीज़ पे? इन्हीं मेंबर्स ने तो किए हैं। तो अब आप उन्हीं को अगर कोई मैं आपकी प्रॉपर्टी ऐसे हड़प लूँ, मतलब मुआहदा हो आप में और मेरे बीच में, और मैं आपका कोई प्रॉपर्टी या कोई आपका पैसा हड़प लूँ, तो अमानत में ख़यानत करना जो है ना वो उम्र कैद की सज़ा, जो आईपीसी का पुराना सेक्शन था 409 था, पढ़ लें आप सब लोग। तो वक्फ की प्रॉपर्टी की अगर अमानत में ख़यानत की जाएगी तो उसमें होगी 2 साल सज़ा। ये कौन सा इंसाफ है भाई? उम्र कैद होनी चाहिए। बाकी सबके लिए उम्र कैद है, तो वक्फ की ज़मीन चोरी करने में उम्र कैद क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा सवाल ये है। और ये आज का, जिसको हम सब अच्छा कानून बता रहे हैं, ये आज का कानून है, और आगे आने वाला कानून में तो और भी कम की जा रही है सज़ा इसकी। तो सर लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाजपा सर मोदी सरकार इस काबिल अभी नहीं है, सीटों की संख्या कम है कि कानून पास कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार, कहा जा रहा है ये लोग पक्ष में नहीं है, वक्फ बिल समर्थन नहीं कर रहे हैं वो लोग। इस गलत फहमी में कोई नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस गलत फहमी में कोई ना। तो मुसलमान तो खुशहाली मना रहे हैं सर। हाँ, तो मुसलमान तो वैसे ही खुशहाली मना रहे हैं क्योंकि उनके जो कायद हैं वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। अब हम जो बात बोलते हैं उसको काटने के लिए सैकड़ों आवाज़ें खड़ी हो जाती हैं हमारी, ये जो बड़े बड़े कायदीन। अब ये तो जनता को तय करना है ना कि कौन सही बात बता रहा है और कौन गलत बात बता रहा है। और ये कैसे पता लगेगी बात? हर एक आदमी का करेक्टर नाप के। मैं किसी वक्फ बोर्ड में कभी रहा हूँ नहीं। मैंने इस देश में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ छुड़ाई हैं या नहीं छुड़ाई हैं? हाँ, तो हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ मैंने छुड़ाई हैं या नहीं छुड़ाई हैं? उन किसी भी प्रॉपर्टी में मैंने कभी सिवाय जाके दर्शन देने के या मतलब घूम के आने के कभी कोई इंटरफेरेंस रखी है? नहीं। सर आप बगावत कर देते हैं ना सर। नहीं, मैं बस सच देखो, भगत सिंह तो बागी बोलते ही थे, टीपू सुल्तान बागी ही था, कौन बागी नहीं था?
टीपू सुल्तान तो बागी था ना। सर आज के समय में किसको अच्छा लगता अब है यार, सर? अब बताओ अब मुझे। आप उन्हीं पे सवाल करिएगा तो आपको कौन? मैं तो चोरों पे सवाल कर रहा हूँ। हम्म, मैं कह रहा हूँ कि किसने किया है। जिसने वक्फ की ज़मीन चुराई है उसको उम्र कैद होनी चाहिए, 2 साल नहीं होनी चाहिए। अब इसमें किसके पेट में दर्द होगा? आपने नहीं चुराई तो आपके देखो चेहरे पे क्या क्या मुस्कुराहट आ रही है। अब कोई और ने चुराई होगी तो वो यूं हो जाएगा एकदम से। ये है ना, तब डर आएगा। अभी क्या है कि जो भी वक्फ बोर्ड में जाना चाहता है वो इसलिए जाना चाहता है कि मैं 1 करोड़ रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेच के अपना घर भर लूँ। ये भूल के कि ये अल्लाह की मिल्कियत है ये, और हमारे बुज़ुर्गों ने अपने ऐशो आराम छोड़ के, क्या है वक्फ की प्रॉपर्टी, जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपने ऐशो आराम अपनी मेहनत की कमाई से अल्लाह के नाम या किसी और पर्पज़ से अच्छे सोशल कॉज से पायस या कोई वेलफेयर के काम के लिए दी है, परमानेंटली दी है। तो उसके साथ अमानत में ख़यानत कर लें तो वो कितना घटिया और जलील आदमी होगा जो अल्लाह के माल पे भी नज़र रखता है। उस घटिया और जलील आदमी के लिए मैं अगर उम्र कैद की सज़ा तजवीज़ करूं, क्योंकि ऐसा काम जो कोई और करता है उसके लिए यही सज़ा होती है। जो इंसान की प्रॉपर्टी में अमानत में ख़यानत कर रहा है उसको उम्र कैद, और जो अल्लाह की प्रॉपर्टी में अमानत में ख़यानत कर रहा है उसको 2 साल। ये कौन सा इंसाफ है? अब इसी बात से सबके पेट में दर्द है। इसी बात की वजह से महमूद प्राचा सबका दुश्मन है। इसी बात की वजह से कि भाई ये कानून सबसे अच्छा जानता है, लेकिन ये जो है ना ये किसी की सुनते नहीं है, बगावत करते हैं सर। बगावत करते दिक्कत हैं। ये है। तो टीपू सुल्तान तो बागी था ही ना, भगत सिंह बागी था ही। अब उसको बोलते रहो कुछ भी, आप लोग फांसी चढ़ गए लेकिन अपनी सच्चाई से हटे नहीं। ठीक है सर, जान दे दी लेकिन अंग्रेज़ों के सामने झुके नहीं। तो ये हम बागी हैं तो हैं ही, लेकिन हम बागी हैं सिर्फ इसलिए, आज के बागी हम इसलिए हैं क्योंकि हम संविधान को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग चोरी डकैती और लूटमारी कर रहे हैं, वो संविधान के गद्दार हैं। हम जो भी बगावत कर रहे हैं वो संविधान को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम जो है वो संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो हम इस संविधान के विरोधियों के बागी हैं और वो हम रहेंगे। सर आखिरी में एक सवाल लेंगे सर। हिंदुवादी संगठन जो है वो लोग भी QR स्कैन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों ने गरीबों की ज़मीन कब्जा रखी है, सरकारी प्रॉपर्टी को कब्जा आप लोगों ने कर रखा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब QR कोड उनको करने की ज़रूरत नहीं है ना। कर तो रहे हैं, वो कह रहे हैं आपसे ज़्यादा कर देंगे सर। मैं वो करना चाहें तो कर देंगे, और वो 1 घंटे में हमसे ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि संख्या में उनके पास देखो संस्थान हमसे ज़्यादा। एक आदमी को 10 फ़ोन देख, उनका एक पूरा ट्रोल आर्मी है, RSS और BJP की पूरी है। वो झूठे फ़ोन नंबर से ही 85 स्कैनर भेज देंगे। उस चीज़ में वो एक्सपर्ट है। मतलब भले ही उनकी संख्या ना भी ज़्यादा हो तो भी वो हमसे ज़्यादा भेज देंगे, लेकिन उनको ज़रूरत क्या है, जब इन QR कोड से कुछ होना ही नहीं है तो इसीलिए वो नहीं करेंगे ये काम। और उनको कोई खतरा भी नहीं है ना। खतरा किन्हें होगा? जो जिनके टेलीफोन नंबर्स, अब एक डेटा हमने खुद ही बना के दे दिया। मैं मतलब अपने माथे पे सर हाथ मार मार के मैं पछता रहा था, मतलब मेरे को कितना दुख हो रहा था, ये क्या करवा रहे हैं तो आपने किया कि नहीं सर? मतलब मैं पागल हूँ तो मतलब बाकी मुसलमान पागल हैं? बिल्कुल पागलपन का काम किया है, इससे कोई फ़ायदा नहीं करना चाहिए था। मैंने अभी आपको फ़ायदे भी गिनवाए, इससे 2 फ़ायदों के अलावा तीसरा फ़ायदा नहीं है। एक तो अब ये सबके फ़ोन नंबर चले गए तो अब उसके लिए तैयारी कर लें, अटेंटिव हो जाएं, होशियार हो जाएं। एक होशियारी बन जाएगी तो अच्छा है ये। तो मुसलमान फंसने वाले हैं क्या सर? साजिश अब के आप मुझे बताओ कि ये स्कैन के नंबर करोड़ों जो चले गए, मुसलमानों के चले गए ना, और ये आइडेंटिफाइड मुसलमानों के नंबर है ना, हमारे भी चले और ये गए उन मुसलमानों सर, नहीं, और ये उन मुसलमानों के नंबर हैं जो जज्बा रखते हैं वक्त बचाने का, ये उन्हीं के नंबर है ना। सर तो इतना प्रचार किया गया सर, हमने भी किया। क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरी बात गलत है। ये उन मुसलमानों के फ़ोन नंबर हैं जो वक्त के लिए और अल्लाह के कामों के लिए जज्बा रखते हैं। ये है या नहीं? ऐसे ही लोगों को तो इसकी तलाश है RSS वालों को कि उन पे झूठे मुकदमे कराएं। है कि नहीं है ये बात सच? है कि नहीं है? सच बातें दोनों। अब आप अपना दिमाग लगाओ कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, इतना दिमाग तो सबके पास है। अब आप बताओ आपने होशियारी का काम किया है, बेवकूफ़ी का किया। अब ये बच्चे बताओ कि क्या जो जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं करते रहो करोड़ों, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोला नहीं बोला उन्होंने। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि क्या JPC को इन 5 करोड़ जो सिग्नेचर हैं उनसे देख के JPC एकदम ईमानदारी से काम करने के लिए शुरू हो गई? क्या उसकी रिकमेंडेशन मानने के लिए सरकार को कोई बाध्य है? नहीं है ना। JPC की रिपोर्ट ही कूड़े के डब्बे में भेज सकती है, भेज सकती है कि नहीं भेज सकती? इतने करोड़ों मुसलमानों की मेहनत पानी में गई सर। तो यही तो गलत डायरेक्शन में मेहनत करा देंगे, यही कह रहे हैं। इसीलिए नई तंजीमों को या इन तंजीमों के अंदर अच्छी क़यादत को लाना बहुत ज़रूरी है।
पहला काम। दूसरा काम, अब आगे मेरा फॉर्मूला, प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? पीसफुल प्रोटेस्ट हम करेंगे। सबसे पहले पीसफुल प्रोटेस्ट, जितने मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके घर के बाहर के भाई तुम आओ और हमारे साथ पुलिस की लाठी गोली खाने के लिए जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठो। नहीं बैठोगे तो हम तुम्हारे घर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। तुम हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, पहला काम। दूसरा, हम आइडेंटिफाई करेंगे जो मुस्लिम वोट बहुल क्षेत्र हैं एमपीज़ के, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करके उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। जगदम्बिका पाल जी के भी क्षेत्र में मुस्लिम बहुत सारी पॉपुलेशन में है, तो वैसे तो आपके घर के सामने करें कि नहीं? क्योंकि क्यूआर स्कैन के लिए वही ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे थे कि वो तो सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं, उनके घर तो सबसे पहले होना है। जगदम्बिका पाल जी के घर और असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर होना है। किस लिए? कि आओ हमारे साथ पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठो, और जब तक ये कानून जो हम बना रही है, मुस्लिम समाज बना रही है, वो लागू नहीं होगा, आप हमारे साथ पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठोगे। नहीं बैठोगे तो हम आपसे सवाल करेंगे, आपको कहेंगे कि आप हमारे साथ ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। उसके बाद जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एससी और एसटी के, वो 131 मेंबर, क्योंकि हमारा तो जॉइंट महाज है ना, उनकी जो एससी एसटी की डिमांड्स हैं उसको लेके उन 131 के घर बैठेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। अब ये टोटल मिलके हमें 272 का आंकड़ा पार करना है। उसके लिए हमने लिस्ट बना के आइडेंटिफाई कर रखे लोग कि कौन कौन से। अरे 272 के जब तक एमपी नहीं हो जाएंगे लोकसभा में हमारे, तो हम ये बिल पास कैसे कराएंगे? मतलब ये तो सब बेकार की बचकाना बातें हैं ना, कि हम ये करके वो करके कर लेंगे। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट का प्लान है, तो उसके अगला भी प्लान है। हम इन 272 एमपीज़ को मजबूर करेंगे कि हमारा जो वक्फ का कानून है, जो SC ST का कानून है, जो बैकलॉग का कानून है, वो पार्लियामेंट में पास कराएं। अब बताओ ये फॉर्मूला वर्केबल है नहीं? कोई प्लान तो है नहीं, वर्केबल काम करेगा प्लान, इसलिए इतना आसान वर्केबल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन रास्ता तो है। ये तो रास्ता बंद दरवाजे की तरफ जा रहा है कि हमने QR कोड करा दिए, हमने JPC के, और जो व्यक्ति JPC के जाके लोगों से मिल रहा है वो मेरे ख्याल से अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या दलाली करने जा रहा है कि मेरी कुछ सेटिंग करा दो मोदी जी से। जगदम्बिका पाल जी, मुझे एक बार मोदी जी से मिलवा दो, मुझे एक पेट्रोल पंप दिलवा दो। सारे सेटिंग वाले लोग, सारे सेटिंग, वरना क्या करेगी JPC? क्यों जा रहे हैं JPC से मिलने? तो इसीलिए तो आपको लोग कहता है कि बगावत कर देते हैं, आप सबको बुरा ही कह रहे हैं। मैं बुरा कह रहा हूँ? क्यों जाएगा कोई? JPC की रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मिलने क्यों जाएगा उससे? कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है? सरकार बनी ये बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता में एक माहौल पैदा करने के लिए, और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनती है JPC। क्यों बनेगी JPC? क्या मतलब JPC? किसी जनता से पूछा है कानून लाने से पहले कौन है JPC? कौन से जगदम्बिका पाल जी एक्सपर्ट हैं वक्फ के? उनको कुछ आता जाता है जब वक्फ के बारे में बता दो मुझे आप। इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो भी हैं 40 के करीब, उनमें से कितने लोगों को वक्फ के बारे में मतलब 10% पता है? बात एक बता दो मुझे। ओवैसी जी को पता होगा बस। तो क्या लग रहा है सर? तो ये सब तो बेकार ही जाके फैसला किधर आएगा? वहाँ बेकार जाके क्यों, और अकेले में क्यों? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मिलो जाके जी, वीडियोग्राफी करके लाके जनता को दिखाओ। मैंने वक्त के बारे में बात की थी भाई, मैंने ये नहीं कहा था कि कुछ मुझे दे दो, मैं इस बिल में आपका समर्थन करूँगा, मुझे पैसे दे दो। पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वीडियोग्राफी हो रही है। कपिल सिब्बल जी आज बोल रहे थे कहीं कि जी ये वीडियोग्राफी ने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरा काम खराब हो गया। तो अब क्यों? क्योंकि कुछ काम खराब है तो काम खराब होगा, वीडियोग्राफी में तो सब नज़र आएगा कौन क्या बोल रहा है। जगदम्बिका पाल, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी जगदम्बिका पाल जी से वो कहीं न्यूट्रल जगह में मिलते हैं, उसकी वीडियोग्राफी होगी और वो डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा। कभी मैं गारंटी देता हूँ जगदम्बिका पाल जी मेरे आसपास भी 1 किलोमीटर तक नहीं आएंगे, क्योंकि मैं फ़ौरन कैमरा ऑन करूँगा, क्योंकि सारी चोरी मैं पकड़ लूँगा 2 मिनट में, और जगदम्बिका पाल जी फिर बोलते फिरेंगे यार मेरी तो वीडियो बना ली। ठीक, बहुत शुक्रिया।